मैं दावे से कह सकता हूं कि इस चीज को पहचानने वाले लोग 20% से भी कम होंगे। मॉल में यही चीज आपको आसानी से कई 100 रुपए में मिल जाती है, लेकिन यहाँ तो कबाड़ से ही कमाल कर दिया जाता है। यह कहानी फिर से पेशावर के एक देसी छोटे कारखाने की है। बड़ी कैंची से लोहे की चादर के किनारों को काटा जाता है और अतिरिक्त हिस्सा हटा दिया जाता है। फिर भारी दबाव वाली मशीन में लोहे की प्लेट को ढाला जाता है और साधारण सी चादर देखते ही देखते टिफिन जैसी आकृति में बदल जाती है। मशीन का सांचा देखकर लगता है कि शायद नया ही लगाया गया है, यानी छोटे कारखाने भी अब अपने काम को बेहतर बनाने लगे हैं। ढलाई के बाद बाहरी ढांचे पर दोबारा प्रेसिंग की जाती है, जिससे जरूरी छेद और फिटिंग की जगहें बड़ी तेजी से बन जाती हैं। इसके बाद मशीन बदलकर किनारों की फालतू धातु काटी जाती है और एक नाव जैसी आकृति वाला ढांचा तैयार हो जाता है। लेकिन उस पर मशीन के कारण बने नुकीले किनारे होते हैं, जिन्हें छूने पर हाथ कट सकता है। इसलिए मजदूर तुरंत उसे घिसाई बेल्ट से साफ करता है और सारी खुरदरी सतह हटा देता है। फिर ऊनी पॉलिशिंग व्हील से धातु को चमकाया जाता है। धीरे धीरे पुराना कबाड़ चमकदार धातु में बदल जाता है। ऊपर जमी चिकनाई और तेल हटाने के लिए लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल किया जाता है, जो अंदर की सारी गंदगी सोख लेता है। सस्ता और देसी तरीका, लेकिन काफी असरदार। सफाई के बाद सबसे जरूरी प्रक्रिया आती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें आमतौर पर 3 परतें चढ़ाई जाती हैं। सबसे पहले तांबा या निकल लगाया जाता है ताकि पकड़ मजबूत हो। फिर बीच में जंग से बचाने वाली परत और आखिर में बाहरी मजबूत कोटिंग की जाती है, जिससे मजबूती और टिकाऊपन दोनों बढ़ जाते हैं। अब यह ढांचा सड़क किनारे पड़े कबाड़ जैसा नहीं लगता, बल्कि एक असली औद्योगिक उत्पाद जैसा दिखाई देता है। प्लेटिंग के बाद इसे ठंडी जगह पर सुखाया जाता है और चमचमाता धातु वाला बाहरी हिस्सा पूरी तरह तैयार हो जाता है। उधर दूसरी तरफ नीचे वाले हिस्से की तैयारी भी चल रही होती है। इसके लिए पुराने मोटरसाइकिल इंजन के पार्ट्स और पिस्टन इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी रिटायर हो चुके पुर्जों को नया जीवन दिया जाता है। इन्हें भट्टी में पिघलाकर गर्म एल्यूमिनियम बनाया जाता है, जिसे कारीगर सावधानी से मशीन में डालता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस हिस्से में हीटिंग सिस्टम भी लगना होता है, इसलिए ढलाई से पहले ही हीटिंग पाइप को सांचे में फिट कर दिया जाता है और फिर सब कुछ एक साथ ढाल दिया जाता है। यह तकनीक समय और मेहनत दोनों बचाती है। हालांकि मशीन से निकलने के बाद नीचे वाला हिस्सा काफी खुरदुरा होता है। कारीगर हथौड़े से अतिरिक्त हिस्सों को हटाता है और फिर बिजली से जांच की जाती है। अगर बल्ब जल जाए तो समझो हीटिंग सिस्टम सही काम कर रहा है। इसके बाद ड्रिल मशीन से जरूरी छेद बनाए जाते हैं और फिर बारी आती है फिनिशिंग की। खूब घिसाई होती है ताकि सतह पूरी तरह चिकनी बन जाए, क्योंकि यही हिस्सा कपड़ों को छूता है। पॉलिशिंग के बाद इस पर एक खास टेफ्लॉन कोटिंग लगाई जाती है, वही सामग्री जो नॉन स्टिक बर्तनों में इस्तेमाल होती है। लेकिन सिर्फ स्प्रे करने से काम नहीं चलता। इसे लगभग 400 डिग्री तापमान पर गर्म किया जाता है ताकि परत मजबूती से जम जाए और इस्तेमाल के दौरान कपड़ों से चिपके नहीं। अब असेंबली शुरू होती है। हीटिंग पाइप के सिरों पर तांबे की प्लेट लगाई जाती है ताकि बिजली सही तरीके से चल सके। नीचे के स्क्रू वाले हिस्सों में भी तांबे के टुकड़े लगाए जाते हैं, जिससे एक पुराना लेकिन काम करने वाला तापमान नियंत्रण सिस्टम तैयार हो जाता है। भले ही यह देखने में ज्यादा मॉडर्न न लगे, लेकिन इसका सिद्धांत सीधा और कारगर है। काम होना चाहिए। उत्पाद को थोड़ा भारी और संतुलित बनाने के लिए इसमें कास्ट आयरन का वजन भी जोड़ा जाता है, जिससे कपड़े प्रेस करते समय ज्यादा अच्छे से दबते हैं और गर्मी भी कुछ देर तक बनी रहती है। फिर पहले से तैयार चमकदार धातु वाला बाहरी ढांचा फिट किया जाता है और पूरी आकृति सामने आ जाती है। आगे निकली पतली धातु की रॉड असल में तापमान नियंत्रित करने का काम करती है। यह प्लास्टिक हैंडल तक जाती है और स्विच बदलने पर धातु के संपर्क को बदलती है, जिससे अलग अलग तापमान सेट हो जाते हैं। सीधी भाषा में कहें तो यह बिना किसी चिप वाला पूरी तरह मैकेनिकल तापमान नियंत्रण सिस्टम है। आखिर में बिजली की तार लगाई जाती है। काले सफेद डिजाइन वाली पुरानी तार देखकर शायद आपको पुराने जमाने की दुकानें याद आ जाएं। फिर पीछे का कवर लगाया जाता है और इस तरह पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाती है।